नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम हैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो अपना जीडी की टेस्ट सीरीज चल रही है उसका जो सेकंड पेपर है, पेपर नंबर 024902, उसके सॉल्यूशन को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर, टोटल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो सवाल आते हैं 20। चलिए वन बाय वन इनको चेक करते हैं। अगर पहले सवाल की बात करूँ तो पहला सवाल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के सवाल करते हैं तो कुछ सर्टेन प्रोसेस जो होती है उनको हम फॉलो करते हैं। अगर मैं प्रोसेस को लिखूं तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेयर ऑफ लेटर चेक करते हैं। मैं लिखते जाता हूं यहाँ पर। पहला स्टेप है पेयर ऑफ लेटर को लिखना। तो एफ का जोड़ीदार यू आता है और आप देख सकते हैं कोड में कहीं पर भी यू नहीं है मेरे पास। सेकंड की बात करूं, सेकंड तरीका होता है फिक्स कोड का। फिक्स कोड से मतलब है दोस्तों यहाँ पर कि मेरे से जो वर्ड पूछा गया है, जैसे अभी मेरे से क्या पूछा है, डाउन, कि डाउन का कोड क्या होगा। तो इसके जो 4 लेटर है वो दिए गए एग्जाम्पल्स में कहीं पर है या नहीं है। एक एग्जाम्पल मुझे दिया गया है 4 और दूसरा दिया गया है लाइक। तो 4 और लाइक के लेटर्स में क्या डाउन के अक्षर हैं, तो आंसर है नहीं है। तो सेकंड वाला भी गलत है यहाँ पर। थर्ड हम पढ़ते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। रिपीटेशन ऑफ लेटर से मतलब है कि जो वर्ड और जिसका कोड मुझे दिया गया है क्या वही लेटर दिए गए कोड के अंदर अवेलेबल है। उससे मतलब है कि ये चारों लेटर क्या कोड में अवेलेबल हैं, तो इसका आंसर है कोड में अवेलेबल नहीं है। तो तीनों तरीके अपने यहाँ से एलिमिनेट हो गए। फोर्थ तरीके की अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ आता है कंपैरिजन। अगला तरीका क्या पढ़ते हैं हम, कंपैरिजन। कंपैरिजन में अगेन हम 2 तरीके पढ़ते हैं। पहला फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करते हैं। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन की, इसका मतलब पहला लेटर है मेरे पास एफ को मैं पहले कोड में जो पहला अक्षर है ई, उससे मैं कंपेयर करते हुए चलूँगा। तो एफ को अगर मैं ई से कंपेयर करूँ तो मोरल ऑफ द स्टोरी है -1। ओ को अगर मैं एन से कंपेयर करूँ अगेन -1। थर्ड लेटर यू को मैं टी से कंपेयर करूँ अगेन -1। और अगर मैं आर को क्यू से कंपेयर करूँ तो यहाँ अगेन क्या आया, -1। तो कहानी से शिक्षा क्या मिली कि फर्स्ट अक्षर को, पहले अक्षर को पहले से ही हम कंपेयर कर रहे हैं और -1 करते हुए चल रहे हैं। तो इसी को ही मुझे यहाँ फॉलो करना है। अगर डी से मैं एक कम कर दूँ तो लेटर आ जाए सी, ओ से एक कम करूँ तो लेटर आए एन, डब्ल्यू से एक अक्षर कम करूँ तो आए वी, एन से एक अक्षर कम करूँ तो क्या है, एम। तो CNVM कहाँ दिखाई दिया मुझे, फोर्थ ऑप्शन के अंदर। तो चौथा ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सवाल है मेरे पास, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है कि 6 लोग हैं, नाम उनका दे रखा है आकाश, नमन, सो एंड सो, और इसने कहा है 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में 3 लोग हैं, उनका चेहरा एक दूसरे की तरफ है। अब इसने कहा आकाश का मुख नमन की ओर है। जो किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन, मतलब नमन दिव्या के ठीक लेफ्ट बैठा है। नमन किसके ठीक लेफ्ट बैठा है, दिव्या के ठीक लेफ्ट बैठा है। तो आकाश का मुख नमन की ओर है, तो ये लिया मैंने नमन। अभी मुझे ये नहीं पता है किसका नॉर्थ की तरफ है, किसका साउथ की तरफ है। और नमन की अपोजिट कौन बैठा है, आकाश। फिर इसने कहा नमन दिव्या के ठीक लेफ्ट है, और ये दिव्या, और दिव्या के ठीक लेफ्ट कौन है, नमन। गॉट इट। दिव्या रमेश के सम्मुख है, ये दिव्या है, और ये किसके अपोजिट बैठी है, रमेश के अपोजिट बैठी है। फिर इसने कहा जिसका किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है यहाँ पर, रमेश। तो रमेश का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, रमेश साउथ फेसिंग है, इसका मतलब हमारा अरेंजमेंट सही है। तो इनका चेहरा किधर हो गया, नॉर्थ की तरफ हो गया। अब इसने दिया पंकज रमेश के ठीक लेफ्ट है, पंकज रमेश के ठीक लेफ्ट है। तो दोस्तों जब साउथ फेसिंग होती है, जैसे रमेश साउथ फेसिंग है और इसका लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट में अपने राइट की तरफ जाऊंगा। तो यहाँ कौन आया, पंकज। और फिर इसने कहा उनमें से कौन उत्तर की ओर मुख करके, नॉर्थ फेसिंग, और किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, किसी भी कोने पर नहीं बैठा है।
नॉट सिटिंग एट ईदर एंड। तो सबसे पहले तो किसको लेना है, नॉर्थ फेसिंग को लेना है। तो नॉर्थ फेसिंग में नमन है, दिव्या, पंकज के अपोजिट कौन है, जहाँ जो 6 नाम दे रखे उनमें से जो एक मिसिंग है उसको ले लेते हैं। आकाश आ चुका, नमन आ चुका, दिव्या, बचा हुआ है राकेश। तो यहाँ कौन बैठा है, राकेश। तो नॉर्थ फेसिंग लोग कौन है, नमन है, दिव्या है और राकेश है। अब इसने बोला जो कोने पर नहीं बैठा है, तो इसमें से मिडल में कौन है, दिव्या। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, दिव्या। ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है कि दिव्या नॉर्थ फेसिंग है और किसी भी छोर पर नहीं बैठी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल है रिफ्लेक्शन, मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है और मिरर दे रखा है ईस्ट के अंदर। जब भी मिरर ईस्ट के अंदर होता है तो हमारा जो रोटेशन होता है वो लेफ्ट टू राइट की तरफ होता है। तो मुझे मिरर के बगल में सबसे पहले कौन सा अक्षर दिखाई देगा, क्यू। तो क्यू में देखो ये जो हल्की सी टेल राइट की तरफ घूम रही है ये किधर आ जाएगी, लेफ्ट की तरफ। तो ऑप्शंस को मैं एलिमिनेट करते हुए चलता हूँ। पहला बरोबर है, थर्ड सही है, सेकंड वाला गलत है, डी सही है। उसके बगल में सी, मैं ऑप्शन से ही चलता हूँ, देखो सी 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 सब में सही है। उसके बाद अगर मैं पी की बात करूँ तो पी की गर्दन राइट में जो लेफ्ट में होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है, थर्ड के अंदर है और फोर्थ के अंदर भी है। पी 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 सेम है, 8 सेम दे रखा है मुझे, डी यहाँ सब में सेम दे रखा है। अब बात करूँ एफ़ की, तो एफ़ ये सही है, ये गलत है और ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन मेरा क्या चला जाएगा, यहाँ पर राइट चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल एम्बेडेड फिगर का सवाल है। एक आकृति दे रखी है, चारों ऑप्शंस में से पहचानना है कौन से में अवेलेबल है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये आकृति मुझे यहाँ दी हुई है, देखो यहाँ एक दे रखा है, फिर स्लेंटिंग यहाँ चल रहा है, फिर ये लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। अब यहाँ से वापस स्लेंटिंग मुझे नहीं मिल रही है, तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड की अगर मैं बात करूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्लेंटिंग लाइन भी है मेरे पास, फिर मैं वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ, फिर स्लेंटिंग लाइन है मेरे पास और फिर मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ। तो ये मुझे किस में मिला, ऑप्शन सेकंड के अंदर। तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है और काफ़ी आसान सवाल है। जब भी हम सवाल करते हैं सबसे पहले स्क्वायर क्यूब को चेक करते हुए चलते हैं। तो 22 का स्क्वायर 484 दे रखा है, 23 का 529 दे रखा है। तो 729 किस नंबर का स्क्वायर होता है ये मुझे जानना है। तो 729 27 का स्क्वायर होता है। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नंबर सीरीज का सवाल है, सारे नंबर आसपास ही दे रखे हैं। तो जब नंबर आसपास हो तो हम डिफरेंस निकालते हुए चलते हैं। पहले दो नंबर्स में डिफरेंस की बात करें तो यहाँ डिफरेंस 29 का है। अगले दो नंबर्स की बात करें तो यहाँ भी डिफरेंस 29 का आ रहा है। अगले दो नंबर की बात करें तो यहाँ भी डिफरेंस 29 है, तो नेक्स्ट में भी 29 आना है। और आगे वाले दो नंबर की बात करें तो यहाँ भी डिफरेंस कितना आना है, 29 आना है। तो अगर मैं 155 में 29 ऐड करूँ तो बराबर 184 हो रहा है। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। वही तरीके हम अप्लाई करते हैं वापस। पहला तरीका होता है पेयर ऑफ लेटर, डी का जोड़ीदार डब्ल्यू कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। सेकंड होता है फिक्स कोड, मतलब मुझे वर्ड दे रखा है, क्या ये सारे लेटर ऊपर अवेलेबल है, तो आंसर इसका नहीं है, तो फिक्स कोड भी नहीं जाएगा। फिर हम देखते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, तो क्या ये सारे लेटर दिए गए कोड के अंदर है, तो आंसर है नहीं है। अगला तरीका होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन में या तो हम फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करते हैं। तो मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करूं तो डी को सी से किया तो देखो -1 है, एम को के से किया -2 है, सी को जेड से किया -3 है, जी को सी से किया -4 है और एच को सी से किया -5 है। तो हमने देखा कि एक मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, एक कम हो रहा है, फिर 2 कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है और ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर चल रहा है। तो टी से अगर मैं एक अक्षर कम कर दूं तो अक्षर आएगा एस। यहाँ मुझे 2 कम करने हैं, यहाँ मुझे 3 कम करने हैं, यहाँ मुझे 4 कम करने हैं और यहाँ मुझे 5 अक्षर कम करने हैं। तो ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं एस जे सी और क्यू के। तो थर्ड ऑप्शन मेरा
नहीं, एस जे सी क्यू के, तो फोर्थ ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन नंबर सीरीज का सवाल है और नंबर आसपास ही दिखाई दे रहे हैं, तो चलो चेक करते हैं क्या आया इसके अंदर। देखो यहाँ डिफरेंस, पहले 2 नंबर में डिफरेंस है 3 का, आगे वाले 2 नंबर्स की मैं बात करूँ तो डिफरेंस आ रहा है 9 का, आगे वाले 2 नंबर्स की बात करूँ डिफरेंस आ रहा है 27 का, और आगे आना है कितना, 81 का। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, और अगर मैं बात करूँ 3 की पावर 5 की, तो ये वैल्यू आ जाएगी 243। तो 243 अगर मैं इसमें से लेस करूँ 243, तो देखो 0 - 3 7 आना है, एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगला सवाल बोर्ड मास बेस्ड है और हमसे पूछा गया है कि कौन सी, हमें क्या करना है, इक्वेशन को सही प्रूव करना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी बोर्ड मास से आधारित सवाल पूछा जाए हमें चेक करना है कि इक्वेशन को सही साबित करना है या इक्वेशन को गलत साबित करना है। तो हमसे पूछा गया कि इक्वेशन को सही साबित करना है, तो इसने बोला है जहाँ डिवीजन है वहाँ मल्टीप्लिकेशन आएगा और जहाँ मल्टीप्लिकेशन है वहाँ डिवीजन। तो सबसे पहले मुझे इसी को ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप लिखेंगे 72 × 4/64। यहाँ इसको कैंसिल आउट करते हैं तो वैल्यू आई 16, और 16 को अगर आप आगे लेके जाते हैं तो यहाँ अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ, अब देखो वैल्यू कितना आई 9/2, और 9/2 से होल वैल्यू नहीं आती, होल नंबर नहीं आता है, तो पहले ऑप्शन से कभी भी आंसर नहीं जाएगा। फिर मैं चलता हूँ थर्ड की तरफ कि जहाँ डिवीजन है वहाँ मुझे एडिशन करना है, और जहाँ एडिशन है वहाँ पर मुझे क्या करना है, डिवीजन करना है। तो पहले अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 64 में 8 का भाग लगाऊंगा तो वैल्यू कितनी आएगी 8। अब उसको मैं 4 से गुणा करूँगा तो 8 × 4 कितना हो जाएगा 32। तो 72 + 32 - 24, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आया 106, और माइनस अगर मैं इसमें से 24 कर दूँ, सॉरी यहाँ है 32, क्या लिखा हमने 32, तो सम कितना है यहाँ पर 104, और उसमें से मैं 24 माइनस कर दूँ तो मेरी वैल्यू कितना आ जाएगी 80। तो 80 और सामने भी क्या दे रखा है 80, तो यहाँ थर्ड ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगला सवाल सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, देखें बनाते हैं डायग्राम। सात लड़कियां हैं, नाम दे रखे हैं, सर्कुलर टेबल है और सबका चेहरा केंद्र की ओर है। तो सर्कुलर टेबल सर्कुलर हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, अगर चेहरा केंद्र की ओर है तो जो राइट है दोस्तों उसकी डायरेक्शन हम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। राइट की डायरेक्शन क्या लेके चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले मैं सर्कल बनाऊं और 7 पोजीशन इस पर फिक्स करता हुआ मैं चलता हूं। अब कहा है पायल मानसी के ठीक लेफ्ट है, पायल किसके लेफ्ट है, मानसी के। तो मैं लिखते हुए जाता हूँ, यहाँ मैंने लिया मानसी को, और मानसी का लेफ्ट किधर चलेगा क्लॉकवाइज, और यहाँ किसको बैठाया, पायल को। फिर दे रखा है मानसी लक्ष्मी के लेफ्ट तीसरे स्थान पर है। मानसी कहाँ है, लक्ष्मी के लेफ्ट। तो देखें लक्ष्मी के लेफ्ट अगर मानसी है, सॉरी लक्ष्मी के लेफ्ट अगर मानसी है, इसका मतलब मानसी के राइट लक्ष्मी है, मानसी के राइट लक्ष्मी है। तो ये मानसी इसका राइट चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पर कौन आ जाएगी, लक्ष्मी। तो मानसी लक्ष्मी के लेफ्ट तीसरे स्थान पर है। फिर दे रखा है काजल आरती की निकटतम पड़ोसी नहीं है। काजल और आरती अगल बगल नहीं बैठेंगे, तो अभी ना तो काजल फिक्स हुई है ना आरती फिक्स हुई है। श्वेता काजल के लेफ्ट दूसरे स्थान पर है, श्वेता काजल के लेफ्ट। तो देखो काजल की स्थिति लेके चलते हैं, काजल के लेफ्ट दूसरे स्थान पर कौन है, श्वेता है। तो देखो काजल की बात करें तो देखो काजल यहाँ नहीं आ सकती, काजल यहाँ नहीं आ सकती, और अगर मैं काजल को यहाँ लूँ तो काजल का लेफ्ट किधर चलेगा, क्लॉकवाइज, और उससे दूसरे नंबर पे, तो इससे क्लॉक चलूँ पहला और दूसरा, यहाँ श्वेता नहीं, इसका मतलब यहाँ काजल भी नहीं आएगी।
अगर मैं काजल को यहाँ लूँ और इसका लेफ़्ट, तो इसका लेफ़्ट चलेगा क्लॉकवाइज, तो काजल यहाँ तो पहला और दूसरा यहाँ श्वेता आ सकती है, तो यहाँ काजल आ सकती है। अगर काजल यहाँ नहीं आएगी, अगर मैं काजल को इस जगह लेके चलूँ, यहाँ काजल को लूँ, तो इसका लेफ़्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड यहाँ श्वेता नहीं आ सकती, तो यहाँ से भी काजल हट जाए। अगर मैं काजल को यहाँ लूँ और इसका लेफ़्ट चलूँ तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर भी श्वेता नहीं आ सकती, तो सिर्फ एक ही पोजीशन फिक्स होगी कि काजल यहाँ आएगी और उसके बगल में कौन आएगी, श्वेता। अब इसने ये इन्फॉर्मेशन अपनी मिसिंग है कि काजल आरती की निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर आरती नहीं आएगी, तो आरती को मैं यहाँ पुट करता हूँ। अब बचा हुआ एक वेरिएबल कौन है, मानसी आ चुका, श्वेता आ चुका, मोनिका, तो यहाँ मैं किसको लेता हूँ, मोनिका को। अब हमसे क्या पूछा है कि मोनिका के लेफ़्ट, ये मोनिका है, इसका लेफ़्ट चलेगा क्लॉकवाइज, और मोनिका के लेफ़्ट तीसरे स्थान पे, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड श्वेता, तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कुल 20 सवाल है, आधा पड़ाव हम पार कर चुके हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए, हमेशा ध्यान रखना, बोर्ड मास में फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, अगेन एंड अगेन हमें ये ध्यान रखना है कि सामने वाला इक्वेशन को सही प्रूव करवा रहा है या गलत प्रूव करवा रहा है। तो कौन से दो निशान हैं जिनको हमें आपस में बदलना होगा। तो देखो यहाँ का है कि मैं यहाँ माइनस की जगह तो इक्वल का साइन लूँ, तो लेफ्ट में वैल्यू कितना है मेरी 34, और जहाँ इक्वल है वहाँ मैं क्या ले लूँ, माइनस का निशान ले लूँ। तो यहाँ देखो अगर आप इस वैल्यू को गुणा करते हैं तो वैल्यू बड़ी आ जाएगी, और लेफ़्ट में अपने पास नंबर कितना है 34, तो पहले से आंसर कभी भी नहीं आना। अगर मैं थर्ड ऑप्शन की तरफ चलूँ तो जहाँ डिवीज़न है वहाँ मुझे गुणा लगाना है, और जहाँ गुणा का निशान है वहाँ मुझे क्या लगाना है, डिवीज़न। तो यहाँ मुझे क्या लेके चलना है, देखो डिवीज़न की जगह क्या लेना है, गुणा का निशान। तो ये वैल्यू कितनी आई 136 माइनस 42 प्लस, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर भाग लगाना है, तो वैल्यू कितनी आई 9 इक्वल्स टू 103। गॉट इट। अब दोनों को मैं सम कर देता हूँ यहाँ पर, तो वैल्यू कितना आई 145, और उसमें से मुझे 42 माइनस करना है, तो मेरी वैल्यू कितना आई 103, और इक्वेशन में भी कितना दिया गया है 103। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, दे रखा है सभी बेड तकिए हैं, ऑल बेड्स आर पिलोस। डायग्राम बनाते हैं, सभी बेड तकिए हैं, फिर दे रखा है कोई तकिया कंबल नहीं है, नो पिलो इज ए ब्लैंकेट, कोई तकिया कंबल नहीं है। तो क्लियरली विजिबल, अगर मैं बेड और कंबल की बात करूं तो बेड और कंबल में नेगेटिव रिलेशन है। पहला मेरे से कंक्लूजन पूछा गया है कि कुछ तकिए बेड हैं, कुछ तकिए बेड है, सम पिलोज आर बेड्स। तो देखो यहाँ तकिए की तरफ से अगर मैं राइट टू लेफ्ट पढ़ूँ, यहाँ देखो कि कुछ तकिए क्या है, बेड है, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं कि कुछ तकिए बेड है, ये इसका हेल्पिंग कंक्लूजन है। तो फर्स्ट कंक्लूजन बिल्कुल सही है। सेकंड बात कर रहा है बेड और कंबल की, तो ये तो बेड है यहाँ पर और ये कंबल है, तो बेड और कंबल में हम क्लियरली विजिबल है कि इनमें नेगेटिव रिलेशन है कि कोई बेड कंबल नहीं या कोई कंबल बेड नहीं। तो ये भी सही है कि कोई बेड कंबल नहीं है। तो दोनों ही कंक्लूजन सही है, दोनों ही कंक्लूजन सही है। तो थर्ड ऑप्शन मेरा राइट आंसर है कि दोनों अनुसरण करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। सबसे पहला तरीका पेयर ऑफ लेटर चेक किया जाता है, ए के साथ पेयर में आता है जेड, वो अवेलेबल नहीं है। दो लेटर्स के सवाल करें तो दूसरा तरीका होता है कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। फर्स्ट टू फर्स्ट अगर मैं कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ +2 हो रहा है, और सेकंड टू सेकंड कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ -2 हो रहा है। तो इसी को ही मुझे आगे फॉलो करना है कि आर में अगर मैं +2 करूँ तो टी है, और टी में -2 करूँ तो यहाँ आर है, तो टी आर, मतलब थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एनालॉजी ग्रुप डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। 27, 9 और 3, तो क्लियरली विजिबल है कि देखो अगर मैं राइट टू लेफ्ट चलूँ 3 से 9, तो ये किसको इंडिकेट करता है 3 की पावर 2, और अगर मैं 3 से 27 बनाऊँ तो ये इंडिकेट कर रहा है 3 की पावर 3 को। तो एक बार राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। इसको यहाँ चेक करते हैं, देखो 5 की पावर 2 एंड अगेन 5 की पावर 3,
बिल्कुल मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन देखूं, 8 का स्क्वायर 64 और 8 की पावर 3 512, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर एकदम परफेक्ट आंसर है हमारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और दो वर्ड्स मुझे दे रखे हैं, MYNB ZNBA और QRMA, 3 दे रखे हैं। मेरे से Z का कोड पूछा है, तो ये फिक्स कोड का सवाल है। तो सबसे पहले मुझे चेक क्या करना है कि Z जो अक्षर है वो कहाँ पर दे रखा है। तो Z दे रखा है सेकंड के अंदर, इसका मतलब Z का जो कोड होगा वो 5687 में से ही होगा। तो इस वर्ड को मैं सबसे पहले मैच करता हूँ कहाँ, यहाँ पर। अब इसमें कौन कौन से कॉमन जो लेटर्स है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं, एक तो दे रखा है N और B, यहाँ पर भी N और B, तो दो अक्षर अगर समान है तो दो कोड यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं 6 और 8, 6 और 8 यहाँ से एलिमिनेट हुए। अब दो नंबर बचे, एक तो डिजिट बचा 5 और एक बचा 7, आंसर इसी में से ही आना है। अब इसी को मैं यहाँ कंपेयर करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी A है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 और 7 में से यहाँ 5 अवेलेबल है, तो 5 भी कैंसिल आउट हुआ। अब नंबर बचा क्या, 7, तो Z का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पर 7, तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 1/4 पार्ट मिसिंग एक डायग्राम दे रखा है और हमें चेक करना है ये कहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं इस स्ट्रक्चर को लेके चलता हूँ। देखो ये तीनों के अंदर अवेलेबल है, तो फोर्थ में भी ये आना है। तो फर्स्ट के अंदर नहीं है, सेकंड के अंदर है, थर्ड में नहीं है और फोर्थ में भी नहीं है। तो आगे विचार नहीं करना है हमें, सेकेंड ऑप्शन ही इसका राइट आंसर जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। लेटर सीरीज का सवाल दे रखा है। लेटर सीरीज में एक ही तरीका काम में लिया जाता है, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करूं, +1 हो रहा है, देख सकते हैं आप, अगेन +1 है, अगेन +1 है और आगे +1 करूं तो लेटर आना है H। सेकेंड टू सेकेंड देखूं तो यहाँ देखो +2 है, अगेन +2 है, अगेन +2 है एंड अगेन +2, तो यहाँ क्या आ जाएगा P, तो HP, तो फोर्थ ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18। अगेन एक सवाल और है सिलोजिज्म का। दो मेरे पास स्टेटमेंट है। पहला दे रखा है कुछ पेंसिल पेपर है, ड्रॉ करते हैं, कुछ पेंसिल पेपर है। फिर दे रखा है कोई किताब पेपर नहीं है, कोई किताब पेपर नहीं है। सबसे पहले बात की जा रही है पेंसिल और किताब की। ये पेंसिल और किताब, और कहा है कि कुछ पेंसिल, कौन सी पेंसिल, जो पेपर है। अगेन कुछ पेंसिल, कौन सी पेंसिल जो पेपर है, ये वाली, ये कभी भी क्या नहीं हो सकती, किताब नहीं हो सकती। तो बिल्कुल सही है पहला कंक्लूजन। सेकंड की बात करें कि सभी किताब पेंसिल है। किताब और पेंसिल में कैसा रिलेशन है, पॉसिबिलिटी का। सभी किताब पेंसिल नहीं है लेकिन हो सकती है, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। अब इसके साथ मुझे क्या चाहिए, इधर और की कंडीशन के लिए मुझे चाहिए सभी है के साथ आता है कुछ नहीं, तो नेगेटिव यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। फिर दे रखा है कुछ पेपर पेंसिल है, कुछ पेपर पेंसिल है, तो राइट टू लेफ्ट ये आ गया इसका हेल्पिंग कंक्लूजन। तो थर्ड वाला कंक्लूजन भी क्या है, यहाँ पर सही है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, तो पहला जो ऑप्शन है वो मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, आज के पेपर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। एक स्कूल के 7 छात्र हैं, अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। तो ये कंपैरिजन का सवाल है, जो रैंकिंग ऑर्डर के हम पढ़ते हैं। तो 7 पोजीशन है, तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ सातों पोजीशंस को। अब इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। इसने कहा ई के अंक केवल एक छात्र से कम थे, ई के नंबर केवल एक स्टूडेंट से कम थे। इसका मतलब ई की पोजीशन हो जाएगी सेकंड। अगर ई के एक भी छात्र से कम नहीं होते, इसका मतलब ई होता टॉप के ऊपर। के ने केवल एक छात्र से अधिक अंक प्राप्त किए, मतलब के के बाद केवल एक ही लड़का है, तो के की पोजीशन हो गई सेकंड लास्ट। फिर इसने कहा एच के अंक आई से अधिक है, एच के अंक आई से अधिक है, तो मैं बाहर लेता हूँ इसको। एच के अंक आई से अधिक है लेकिन ई से कम, तो ई के अंक एच से ज़्यादा है। नेक्स्ट दे रखा है न तो एफ और न ही जी को सबसे कम अंक प्राप्त हुए, तो 7 नंबर पे एफ भी नहीं आएगा और 7 नंबर पे जी भी नहीं आएगा।
फिर इसने कहा आई के अंक के से अधिक है, आई के अंक के से अधिक है, तो मतलब आई जो है वो के से ऊपर आएगा। और हमसे पूछा सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए, लीस्ट स्कोर की बात कर रहा है, सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए। तो देखो ये इसके यहाँ आना है कि H यहाँ आएगा या I यहाँ आएगा। दूसरा आप कह सकते हैं H 4th पे आ सकता है और I 5th पे आ सकता है, क्योंकि I का जो स्कोर है वो K से अधिक है। तो अब यहाँ 7th पोजीशन की बात करूँ कि 7th पे क्या क्या नहीं आ सकता। तो देखो E नहीं आ सकता, H नहीं आ सकता, I नहीं आ सकता, E नहीं आ सकता, H नहीं आ सकता और I नहीं आ सकता। उसके बाद F और G भी नहीं आ सकते, F और G भी नहीं आ सकते। तो बचा हुआ वेरिएबल कौन है, K। तो सबसे K ऑलरेडी हमें दे रखा है, K हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो बताओ कि सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए, J ने। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आज के पेपर का अंतिम सवाल। एनालॉजी का सवाल दे रखा है, बेस्ड ऑन वर्ड का सवाल दे रखा है और दो शब्द दे रखे हैं, क्लर्क और ऑफिस। तो इसका वर्क प्लेस है दोस्तों, ये क्या है, वर्क प्लेस डिफाइन किया जा रहा है। गॉट इट, कि क्लर्क कहाँ काम करता है, कार्यालय के अंदर काम करता है। तो एक ऑप्शन दे रखा है योद्धा युद्ध के मैदान, बिल्कुल राइट है कि जो वॉरियर है वो बैटल फील्ड के अंदर, ये बैटल फील्ड उसका क्या हो गया, वर्क प्लेस हो गया। तो ये थे आज के पेपर के 20 सवाल। अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे अगले पेपर के क्वेश्चंस के साथ। इन प्रश्नों में अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर या क्लासरूम के अंदर। अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू एवरीवन।